फिल्म संगीत को नए आयाम दिए, संगीत के नए नए एक्सपेरिमेंट किए जो उनसे पहले और उनके बाद किसी ने नहीं किए। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया। उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां वो आज है, और दूसरे संगीतकारों को प्रेरणा ही नहीं दी बल्कि मजबूर कर दिया कि अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना है तो कुछ और नया करना होगा। संगीत उनकी रगों में खून की तरह बहता था, इसीलिए तो छोटी सी उम्र में ही उन्होंने धुनें बनाना शुरू कर दिया था और जल्दी ही बॉलीवुड में मॉडर्न संगीत के मसीहा बन गए। जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संगीतकार को मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर ने ऐसा शर्मिंदा किया कि वो बौखला उठे थे। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपनी एक फीमेल फैन से ही ब्याह रचा लिया था, जिसने अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उनसे डेटिंग की थी और जल्दी ही तलाक भी ले लिया। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के साथ शानदार फिल्मी जोड़ी बनाई, लेकिन आखिरी वक्त में इतनी करवाहट आ गई थी कि उन्होंने अपनी वसीयत में सिर्फ 5 रुपए छोड़े थे। छोड़ो ये न सोचो। कौन थे ये संगीतकार और क्यों एक महान संगीतकार की इकलौती संतान होने के बावजूद उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए करना पड़ा था संघर्ष, और कैसे उनकी पहली फिल्म ने खत्म किया 2 लेजेंड्स के बरसों पुराने झगड़े को। कैसा रहा उनका फिल्मी सफर, क्यों सैकड़ों सुपरहिट गीतों को गढ़ने के बावजूद फिल्म पुरस्कारों से बनी रही उनकी दूरी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने बॉलीवुड के संगीत को एक नया रंग, नया अंदाज दिया। उनका नाम है राहुल देव बर्मन, जिन्हें दुनिया प्यार से आरडी या पंचमदा बुलाती थी। पंचमदा ने अपने गानों से लाखों दिलों को छुआ और उनके बनाए गाने आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। चुरा लिया है तुमने। चाहे चुरा लिया है तुमने जो दिल को हो या दम मारो दम, उनके गाने सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। मिट जाए वो। 27 जून 1939 को कलकत्ता में जन्मे पंचम ने 330 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और भारतीय सिनेमा के संगीत को एक नई पहचान दी। अब के सावन दीजिए डरे, रिमझिम तन पे पानी। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी, उनके काम, उनके दोस्तों और गायकों के साथ उनके रिश्ते, उनकी मुश्किलों और उनकी अमर विरासत के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पंचम की इस सुहानी यात्रा को। आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा। राहुल देव बर्मन का जन्म कोलकाता में हुआ, जो उस जमाने में कला, साहित्य और संगीत का गढ़ था। उनके पिता सचिन देव बर्मन, जिन्हें हम SD बर्मन कहते हैं, अपने समय के मशहूर संगीतकार थे। उनकी मां मीरा बर्मन गीत लिखती थी। ऐसे घर में पैदा हुए पंचम के लिए संगीत कोई नई चीज नहीं थी, वो तो जैसे उनके खून में बसता था। पंचम उनके इकलौते बेटे थे और उनके जन्म के लिए उनके माता पिता ने बहुत दुआएं मांगी थीं। पंचम का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे 2 मजेदार कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि जब पंचम छोटे थे और रोते थे तो उनकी आवाज संगीत के पा सुर पर सुनाई देती थी, जैसे सा रे गा मा पा। उनके पिता ने इसे सुना और उन्हें पंचम बुलाना शुरू कर दिया।
दूसरी कहानी में अभिनेता अशोक कुमार का जिक्र आता है। एक बार जब वो बर्मन के घर आए तो छोटे आरडी बार बार पा 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 बोल रहे थे। अशोक कुमार साहब ने मजाक में उनका नाम पंचम रख दिया। जो भी कहानी हो, ये नाम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। पंचम को बचपन से ही संगीत का शौक था। वो हारमोनिका बहुत अच्छा बजाते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने 1956 में रिलीज फिल्म फंटूश के लिए ए मेरी टोपी पलट के आ गीत की धुन बनाई थी, जिसे बाद में उनके पिता ने इस्तेमाल किया। ना अपने फंटूश को सता। इसके अलावा 1958 की फिल्म 16वां साल में हारमोनिका का एक टुकड़ा उन्होंने ही बजाया था। यह दिखाता है कि वो कितने छोटे थे जब उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रख दिया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा, सरोद बजाना सीखा, लेकिन उनकी खासियत थी कि वो हर तरह के संगीत को सुनते और सीखते थे, चाहे वो बंगाली लोकगीत हो, पश्चिमी जैज हो या रॉक म्यूजिक। पिया तू अब तो आजा। पंचम का बॉलीवुड में आना इतना आसान नहीं था। भले ही उनके पिता बड़े संगीतकार थे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के साथ काम करके की। वो गुरुदत्त की फिल्मों जैसे 1957 में रिलीज प्यासा और 1959 में आई कागज के फूल में उनके असिस्टेंट रहे। नहीं किया क्या हंसी सितम। इन फिल्मों से उन्हें ये समझ आया कि संगीत सिर्फ गाना नहीं, बल्कि फिल्म की कहानी को और मजबूत करने का जरिया है। आर.डी. बर्मन को बतौर इंडिपेंडेंट संगीतकार पहला मौका मिला महमूद की फिल्म छोटे नवाब में। कहानी कुछ यूं है कि महमूद पहले एस.डी. बर्मन के पास गए, लेकिन वो उस समय बहुत व्यस्त थे। उन्होंने महमूद से कहा कि वो नए प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं कर सकते। तभी महमूद की नजर पास बैठे पंचम पर पड़ी और उन्होंने उन्हें ये फिल्म ऑफर कर दी। पंचम ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा और एक ऐसा साउंड ट्रैक बनाया जो उस समय के हिसाब से बहुत अलग और ताजा था। इस फिल्म का गाना घर आजा घिराए बदरा सावरिया, जिसे लता मंगेशकर ने गाया, बहुत पसंद किया गया। घर आजा घिर आए बदरा। यह गाना राग मालगुंजी पर आधारित था, लेकिन इसमें पंचम का जादू साफ दिखता था। इस गाने ने न सिर्फ उनकी प्रतिभा दिखाई, बल्कि एक और खास काम किया। उस समय लता मंगेशकर और एस.डी. बर्मन के बीच कुछ सालों से अनबन थी। दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे थे। पंचम ने हिम्मत करके लता जी को अपनी धुन सुनाई। लता जी को वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने फौरन गाना गाने के लिए हाँ कर। पूरा जिया धक धक रे चमके। जब ये गाना एस.डी. बर्मन ने सुना तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने लता जी को अपनी फिल्म बंदिनी के लिए गाना ऑफर किया। इस तरह पंचम की वजह से दो दिग्गजों का पुराना झगड़ा खत्म हुआ। 1960 और 1970 का दशक पंचम के करियर का सुनहरा दौर था। उनकी 1966 में रिलीज फिल्म तीसरी मंजिल ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मेरे सोना रे सोना रे सोना। इस फिल्म के गाने जैसे ओ मेरे सोना रे और आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा आज भी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म में शम्मी कपूर मुख्य अभिनेता थे, जो पहले शंकर जयकिशन के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन जब पंचम ने उन्हें अपनी धुनें सुनाई तो शम्मी साहब बेहद खुश हुए। लेकिन कम लोगों को मालूम होगा कि शम्मी कपूर साहब जो संगीत के अच्छे जानकार थे, उन्होंने आर.डी. की एक ऐसी चोरी पकड़ी जिसने उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर नसीर हुसैन खुद आर.डी. की धुनों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने शम्मी कपूर साहब को कन्विंस कर लिया कि वो एक म्यूजिक सिटिंग में बैठकर सभी धुनें सुन ले। नसीर हुसैन ने यह सिटिंग अपने घर पर ही रखवाई। शम्मी कपूर साहब ने डॉक्यूमेंट्री मेकर ब्रह्मानंद सिंह को दिए एक इंटरव्यू में पूरा किस्सा बताया कि जैसे ही आर.डी. बर्मन ने दीवाना मुझसा नहीं गाने की अपनी पहली धुन सुनाई, वैसे ही उन्होंने गाने की अगली लाइन सुनाते हुए सबको चौंका दिया, जो एक नेपाली लोकगीत का हिस्सा थी। And he started a tune. दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। And I finished that tune.
देवतारा मत्तर होइना जनपानी का सही देवना। शम्मी जी ने कहा, यह धुन तो मैंने दार्जिलिंग में एक नेपाली लड़के से सुनी थी। कहते हैं आरडी ये सुनकर बेहद नर्वस हो गए और कमरे से बाहर चले गए। बरसों बाद तबस्सुम को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया था कि शम्मी साहब ने उन्हें मानो पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। तब मैं पहली एक फोक ट्यून सुनाया, वो नेपाली गाना था, एकांचा मातरिना जुल्पानी लेनु तारा, ये इतना सुनाया तो सेकंड लाइन से शम्मी कपूर गाना शुरू कर दिया। अरे वाह, कहा आगे चलिए, आगे सुनाइए। अरे वाह। मुझे तो छुट्टी हो गई, पहले ही गाना सुना रहा हूँ, उनको याद है कितना, मतलब आई मीन ही वाज वेरी वेल रेड, मतलब नॉलेजेबल आदमी। 2-3 सिगरेट फूकने के बाद वो वापस कमरे में लौटे। उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि यह धुन उन्होंने नेपाली लोकगीत पर ही आधारित होकर बनाई थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज भी किया था। नींद में जैसे चलता है कोई, चलना यूं ही आंखें मीच। हालांकि इसके बाद आरडी ने दुखी होने की बजाय हिम्मत से काम लिया और मानो खुद को साबित करने का चैलेंज हाथ में लेकर एक के बाद एक ऐसी ऐसी धुनें सुनाई कि सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा। Next song was Sona Re Sona. It was brilliant. And then he went on from there to Oh Hasina Zulfon Wali and all these songs in about ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आजा आजा। किस्सा मशहूर है कि फिल्म के सबसे लोकप्रिय और अनोखे गाने आजा आजा की रिकॉर्डिंग के बाद शम्मी कपूर साहब इतने खुश हुए कि स्टूडियो में खड़े होकर तालियां बजाई थी। पंचम की खासियत थी कि वो हर गाने में कुछ नया लेकर आते थे। 1971 की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का गाना दम मारो दम उस समय की हिप्पी संस्कृति को दिखाता था और इसमें रॉक म्यूजिक का जबरदस्त इस्तेमाल था। बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, चुरा लिया है तुमने जो दिल। 1973 में रिलीज फिल्म यादों की बारात में चुरा लिया है तुमने और लेकर हम दीवाना दिल जैसे गीतों में गिटार के बेहद खूबसूरत इस्तेमाल ने उनकी जो अलग पहचान बनाई वो बरसों तक याद की गई। 1975 में रिलीज फिल्म शोले के बहुचर्चित गाने महबूबा महबूबा ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया। ये गाना तो आज भी उतना ही मशहूर है और लोकप्रिय है जितना अपनी रिलीज के समय था। पंचम ने अपने गानों में ऐसी चीजें इस्तेमाल की जो उस समय कोई और नहीं करता था। मिसाल के तौर पे चुरा लिया है तुमने में गिलासों की खनक, या फिर दुनिया में लोगों को गाने में सांसों की आवाज। लोगों को धोखा कभी हो जाता है। वो छोटी छोटी चीजों को सुनते और उन्हें अपने गानों में डाल देते, जैसे बारिश की बूंदों की आवाज, कांच की खनक या कोई अनोखी ध्वनि। अब के सावन में जी डरे, झिम-झिम तन पे पानी। ये उनकी खास बात थी कि वो हर गाने को अनोखा बनाते थे। हवा के साथ साथ अरे रे कौन किसी को बांध सका, सयाद तो एक दीवार। पंचम ने कई बड़े गायकों और गीतकारों के साथ काम किया। किशोर कुमार उनके सबसे करीबी दोस्त और गायक थे। किशोर दा की आवाज और पंचम दा का संगीत जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। आशा भोसले के साथ उनका रिश्ता तो और भी खास था। दोनों ने बाद में शादी की, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने 1966 की फिल्म पति पत्नी में साथ काम किया था। तीसरी मंजिल का गाना आजा आजा उनकी जोड़ी का एक बेमिसाल नमूना है।
इस गाने के रिहर्सल से जुड़ा एक बेहद मजेदार किस्सा है। कहते हैं जब ये गाना रिकॉर्ड होना था उसके कुछ दिनों पहले ही इसकी धुन और गाने का तरीका मोहम्मद रफी और आशा भोसले दोनों को समझा दिया गया था ताकि वो रियाज कर सके। आशा भोसले ने इस गाने को गुनगुनाना शुरू किया तो ये उनकी जुबान पर चढ़ गया। वो कार में ट्रैवल करते वक्त इस गाने और खासकर इसकी उन लाइनों जिनमें सांसों को बेहद नियंत्रित करने की जरूरत पड़ती है को दोहराते रहती थीं। आशा जी के ड्राइवर ने कुछ दिनों तक तो अपनी मालकिन को गुनगुनाते और रियाज करते हुए ध्यान से सुना, लेकिन वहां उस गाने में कोई म्यूजिक तो था नहीं, सो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार उसने एक दिन आशा जी से बड़ी ही मासूमियत से पूछ ही लिया, मैडम मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि आपकी सांसों की आवाज बड़ी ही अजीब ढंग से आती है, क्या किसी डॉक्टर के यहां ले चलूं आपको? ये सुनते ही आशा भोसले बुरी तरह हंस पड़ी और ड्राइवर भौचक्का रह गया। पंचम और उनके पिता एस.डी. बर्मन का रिश्ता बहुत ही खास था। पंचम उनकी इकलौती संतान थे, लेकिन एस.डी. बर्मन और मीरा बर्मन ने उन्हें सामान्य बच्चों की तरह पाला। एक बार पंचम ने अपने पिता से कहा, बाबा मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो। इस पर एस.डी. बर्मन ने हंसते हुए कहा, पॉकेट मनी? अब तो वक्त है कि तुम घर का खर्चा उठाओ। पंचम ये सुनकर हैरान रह गए। पंचम इकलौते ऐसे संगीतकार हैं जिनके संगीत में उनके पिता ने भी गाना गाया था। 1972 की फिल्म अमर प्रेम का गाना डोली में बिठाई के कहार इसका शानदार उदाहरण है। एक बार जब एस.डी. बर्मन साहब सुबह की सैर पर निकले तो किसी ने कहा, देखो आर.डी. बर्मन के पिता जा रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और घर आकर अपने बेटे को गले लगाया। ये दिखाता है कि पंचम की कामयाबी उनके पिता के लिए कितना गर्व का मौका थी। दुनिया में कम ही ऐसी मिसालें हैं जहां पिता और बेटा दोनों इतने बड़े जीनियस हों। एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। पंचम का करियर अपने चरम पर था, लेकिन 1980 का दशक उनके लिए मुश्किल भरा रहा। 1987 में उनके सबसे करीबी दोस्त और गायक किशोर कुमार की अचानक मृत्यु ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। क्या हुआ? किशोर की आवाज उनके संगीत का एक अहम हिस्सा थी और उनकी कमी पंचम को बहुत खली। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। इसके अलावा एक और बड़ा झटका तब लगा जब 1989 की फिल्म राम लखन उनके हाथ से निकल गई। सुभाष घई ने पहले पंचम को इस फिल्म के लिए चुना था, लेकिन उन्होंने एक पिछले कमिटमेंट की वजह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को धुन बनाने का मौका दे दिया और यह फिल्म पंचम दा के हाथ से चली गई। आर.डी. बर्मन साहब की एक और बात यह थी कि उनकी वजह से कई लोगों को नेशनल अवार्ड मिले। लता मंगेशकर को फिल्म परिचय के बीती न बिताई रैना के लिए, गुलजार और आशा भोसले को फिल्म इजाजत में मेरा कुछ सामान के लिए, लेकिन खुद उन्हीं को कभी नेशनल अवार्ड नहीं मिला। यह हमारे सिनेमा की कमी थी कि हम उनके टैलेंट को समय पर सम्मान नहीं दे पाए। उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड सनम तेरी कसम के लिए मिला जो 1982 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये अवार्ड उन्हें 12 नाकाम नॉमिनेशंस के बाद मिला था। इससे पहले वो अमर प्रेम, कारवां, हम किसी से कम नहीं और परिचय जैसी शानदार फिल्में दे चुके थे। कम लोग जानते होंगे कि पंचम दा ने 3 फिल्मों में अभिनय भी किया था। 1965 में रिलीज महमूद की फिल्म भूत बंगला में उन्होंने न सिर्फ किशोर कुमार के साथ मिलकर संगीत तैयार किया था, बल्कि इसमें एक्टिंग कर दर्शकों को हंसाया भी था। अब कहां जाऊंगे?
इसके बाद आई फिल्म प्यार का मौसम और बंगाली फिल्म गायक, जिसमें उन्होंने कैमियो रोल किया था। পঞ্জবাবু, হ্যাঁ, এই কলকাতা থেকে এসেছে স্বপ্ন বড় গায়ক হবার। আচ্ছা আচ্ছা, দারুণ গলাও না। आरडी को 1968 की फिल्म पड़ोसन में उस रोल के लिए चुना गया था जो सुनील दत्त ने निभाया था, लेकिन उनके पिता एसडी बर्मन साहब ने उन्हें साफ कह दिया कि वो एक्टिंग और म्यूजिक में से किसी एक को चुने, तो उसके बाद पंचम दा पीछे हट गए। कहना है आज तुमसे। अगर पंचम दा की व्यक्तिगत जिंदगी को देखें तो उन्होंने 2 शादियां की थीं। आरडी बर्मन की पहली पत्नी का नाम रीता पटेल था। वे उनकी एक प्रशंसक थीं और उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वो आरडी बर्मन के साथ डेट पर जाएंगी। ऐसा उन्होंने किया भी था। 1966 में दोनों ने शादी की, लेकिन 1971 में उनका तलाक हो गया। बाद में उन्होंने गायिका आशा भोसले से शादी की। सुनिए जी, उन पे भी जादू कभी हो जाता है। आशा और पंचम का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि संगीतमय साझेदारी का भी था। दोनों ने मिलकर कई यादगार गाने बनाए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। मुझे भी पिला दे शराबी फिर। हालांकि आखिरी वर्षों में आशा जी और आरडी साहब का रिश्ता भी कड़वाहट से भर गया था और बात यहां तक बढ़ गई थी कि जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने आशा भोसले के लिए सिर्फ 5 रुपए की धनराशि छोड़ी थी। लेकिन लोगों के दिलों में आज भी दोनों की वो मधुर यादें ही बसी हैं जब उन्होंने साथ मिलकर लाजवाब प्रस्तुतियां दी। पंचम दा की जिंदगी में संगीत ही उनका सबसे बड़ा प्यार था। वो हमेशा नई धुनें बनाते रहते थे। उनके दोस्त बताते हैं कि वो रात भर स्टूडियो में काम करते थे और कभी-कभी सड़क पे चलते हुए भी कोई आवाज सुनकर उसे अपने गाने में डालने का सोचते थे। 4 जनवरी 1994 को सिर्फ 54 साल की उम्र में पंचम का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया। उनकी आखिरी रिलीज हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी थी जो 1994 में रिलीज हुई थी। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए वो मौजूद नहीं थे। पंचम दा की विरासत आज भी जिंदा है। उनके संगीत ने नई पीढ़ी के संगीतकारों को रास्ता दिखाया। आज भी जब कोई गाना बनता है जिसमें कुछ अनोखी आवाज या स्टाइल होता है तो लोग कहते हैं ये तो पंचम जैसा है। उनकी बनाई धुनें आज भी रीमिक्स होती हैं और लोग उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। कुल मिलाके राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने संगीत को न सिर्फ बनाया बल्कि उसे जिया। उनके गाने सिर्फ धुनें नहीं बल्कि जिंदगी के रंग हैं। वो एक जादूगर थे जिन्होंने हर गाने में एक नई कहानी बुन दी। उनकी कमी आज भी खलती है, लेकिन उनके गाने हमें हमेशा उनके करीब रखते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास पंचम दा से जुड़ी कोई और जानकारी मौजूद हो तो वो भी हमें अवश्य बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट अनुराग को इजाजत। नमस्कार।